होगा, नाटक होगा, नाटक होगा। इस नाटक से काम क्या होगा, इस नाटक से लाभ क्या होगा? काम है इसका याद दिलाना, आप सभी को ये बतलाना। एनपीएस को है हटाना, ओपीएस को वापस लाना। वाह, इतना सुहाना। रिटायरमेंट के बाद ना ऑफिस जाने का झंझट, ना सुबह जल्दी उठने का झंझट। ऑफिस लेट जाऊंगा, बॉस चिल्लाएंगे, कोई टेंशन नहीं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पिछले 35 वर्षों से जो मेरी पत्नी रोज सुबह उठकर खाना बनाती थी, टिफिन बना के देती थी, आज उसको भी इससे छुट्टी मिली। आज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा अच्छी नौकरी है उसकी, शादी भी कर दी है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी भी जॉब करती है। छोटा बच्चा अभी सेट होना बाकी है, लेकिन आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा। और जब तक सेट नहीं होता तो ये जो रेलवे मुझे पूरे 50,000 रुपया पेंशन दे रही है, इससे मेरा और मेरे परिवार का अच्छे से गुजरान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हे भगवान, आज इस पेंशन की वजह से मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं है। भगवान, जितना तुझसे मांगा था, जितना तुझसे चाहा था, जितना सोचा था, उससे कई गुना ज्यादा तूने दिया। हे भगवान, हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। केसरिया तेरा इश्क है पिया। नमस्ते, कैसे हैं? बड़े खुश लग रहे, क्या बात है? देखो, नया पैजामा, नया जूता, ये सॉल भी नहीं है। अच्छा, मतलब कि रिटायरमेंट की लाइफ आप बड़े मजे से जी रहे हैं? बिल्कुल फुल एंजॉय रिटायरमेंट की लाइफ। ऐसा है, पूरी जिंदगी रेलवे की सेवा की और आज रेलवे मेरे सेवा जो मेरी सेवा कर रही है। ये सब छोड़ो, जाने दो। और ये बताओ, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं वटवा में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर हूँ और मुझे तो अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक एनपीएस कर्मचारी हूँ और आप सब तो जानते ही हैं एनपीएस कर्मचारी को रिटायरमेंट पे करोड़ों रुपए मिलने ही वाले हैं। तो मैं क्यों अपने भविष्य की चिंता करूँ? मुझे तो बस आज भविष्य की चिंता नहीं करनी है और आज मजे करने हैं। अच्छा, असिस्टेंट लोको पायलट, बिल्कुल रनिंग की नौकरी, 30% किलोमीटर, ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि आज रिटायरमेंट के बाद ये जो मैं नए कपड़े पहन के इतना निश्चिंत होके जो घूम रहा हूँ ना, तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं होगी भविष्य में। अगर तुम्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता है तो आज से ही कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो, क्योंकि सरकार ने जो एनपीएस हटाकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, छल किया है तुम्हारे साथ। तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया है सरकार ने। आप ओपीएस वाले हम एनपीएस वालों से इतना जलते क्यों हो, ये मालूम नहीं पड़ता है सर। क्योंकि हमें पता है कि जो एनपीएस कर्मचारी है उसकी सैलरी से 10% फंड कटता है एवं सरकार अपनी तरफ से 14% फंड उसमें ऐड करती है। इन दोनों को मिलाकर मार्केट में कोई अच्छे शेयर्स में उसे निवेश किया जाता है और इस चीज़ के लिए सरकार ने पीएफआरडीए का गठन भी किया है। फिर हमें क्यों अपने भविष्य की चिंता होगी? मुझे तो ये पता है सर कि रिटायरमेंट के बाद मैं तो करोड़ों में खेलने वाला हूँ। देख लो बेटा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मेरी अपनी सोच है, बाकी तो तुम जो ठीक समझो। बेटा चलता हूँ, घर पे तेरी चाची राह देती है। नमस्ते अंकल, चलिए। बेटा कैसे हो आप? ये अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो बराबर है ना? क्या बताओ बेटा, बीमारियों ने घर को जकड़ रखा है और खर्चे भी इतने हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं।
और अब तो बच्चे भी हमें बोझ समझ रहे हैं। ऐसा क्यों? आप तो एनपीएस कर्मचारी थे ना, पिछले साल ही आप रिटायर हुए हैं, आपके पास तो करोड़ों रुपए होने चाहिए। अमित बेटा, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम रेलवे में नौकरी 2004 के बाद लगे, एनपीएस सिस्टम से जुड़ गए। रेलवे को हमने पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया। रेलवे को ना दिन देखा ना रात देखी, रेलवे को पूरा जीवन समर्पित किया। सोचा था कि रेलवे अंतकाल में रिटायरमेंट के बाद हमें और हमारे परिवार को संभाल लेगी। ये देखिए 3000 रुपये, केवल 3000 प्रति माह पेंशन मिलती है हमें। क्या कह रहे हो? बस 3000 रुपए? 3000 रुपए में आज के समय में होता ही क्या है? इसीलिए तो बेटा पूरी जिंदगी मजदूरी करने के बाद आज भी प्राइवेट में 12 घंटे की ड्यूटी जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, ताकि मैं मेरे जीवन का निर्वाह कर पाऊँ, मेरे बच्चों को अच्छी तरह से खिला पिला पाऊँ और उनकी शादी कर पाऊँ। और एक बात बेटा, हमने तो ऑफिस के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन आप कुछ करिए। हमने भी सोचा था कि एनपीएस में रहकर करोड़ों रुपए मिलेंगे, हजारों लाखों का पेंशन रहेगा, लेकिन ये भ्रम में था। सोचा था कि शेयर बाजार और उठेगा और पैसा हमारा डबल होगा, 4 गुना 5 गुना होगा, लेकिन ये हमारा भ्रम था। बेटा हमें कुछ नहीं मिला है और पेंशन भी बहुत कम मिल रही है, हमारी हालत बहुत बुरी है बेटा। हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप कुछ करो बेटा, हमारा नौकरी का समय हो रहा है बेटा, हम कर एनपीएस कर्मचारी थे, मैं तो सोच रहा था उनको करोड़ों रुपए मिले होंगे, लेकिन बस 3000 रुपए मिले हैं। मुझे भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। क्या होगा? अरे अमित भाई, यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? अरे कुणाल भाई, हर्षद भाई, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर चिंतित दिखाई दे रहा है। चिंता का विषय ही ऐसा है। कल मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी एनपीएस के मिला था और मुझे ये जानकर उनसे मिला कि उन्हें ओपीएस के मुकाबले एनपीएस वालों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, उन्हें आज भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए 12-12 घंटे तक कार्य करना पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, ये बात मैंने भी सुनी है। एनपीएस का जो भी पैसा है वो शेयर मार्केट में निवेश होता है। अगर उस समय शेयर मार्केट नीचा रहा तो हमारी निर्धारित पेंशन की राशि भी कम हो जाएगी। मतलब कि रिटायरमेंट के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा वो उस समय की मार्केट की स्थिति पर आधारित रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले के मुकाबले रेलवे की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। ट्रेनों की संख्या एवं सुविधाएं बढ़ी हैं। कर्मचारी भी पहले के मुकाबले ज़्यादा काम कर रहा है। रेलवे के कर्मचारी को रेलवे के भविष्य की चिंता है, लेकिन रेलवे को कर्मचारी के भविष्य की कोई चिंता नहीं। बिल्कुल सही बात है। चिंता के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? ये सरकार कहाँ हमारी सुनने वाली है। पर आज का युवा बहुत मेहनत से काम कर रहा है। जहाँ तक हमें पता है ट्रेनों की संख्या बढ़ी है और सुविधाएं भी बढ़ी है, कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। आज रेलवे का युवा और मेहनत से काम कर रहा है ताकि इंडियन रेलवे को आगे ले जाए। लेकिन अगर सरकार हमारे भविष्य की चिंता नहीं करेगी तो हमारी चिंता कौन करेगा? तो एक काम करते हैं, हम ऐसे हाथ पर धरे नहीं बैठे सकते, हमें यूनियन के पास जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हर बैठकों पर इस मुद्दे को उठाती है और उनका ये नारा भी है कि ओपीएस को वापस लाना है और एनपीएस को हटाना है। ये सब तो ठीक है, इसमें आप रहने दीजिए। आप जानते नहीं हो, जब एनपीएस की बात आई थी, जब एनपीएस की समिति बनी थी, तब सबसे पहले ये यूनियन वाले साइन करने पहुंच गए थे वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? बिल्कुल। मुझे नहीं पता ये बात में कितनी सच्चाई है, और हमें खुद यूनियन के पास जाना चाहिए, उनके नेताओं से पूछना चाहिए कि इस बात में कितनी हकीकत है। तो ऐसी ही बात है, तो बेहतर है तो यूनियन के पास क्यों नहीं चलते हैं? ठीक है, चलो। चलिए यूनियन के पास। नमस्ते सर। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया नहीं है सर। हम सब चिंतित है सर। क्या समस्या है बताइए। सर सबसे पहले आप हमारी कुछ समस्याओं का निदान करिए। हमें ये डाउट है कि जब 2004 में एनपीएस नया आया था, तब हमने ये सुना है कि यूनियन के कुछ नेताओं ने उसमें हस्ताक्षर किए थे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसा आप सभी लोग पढ़े लिखे बच्चे हो और इस तरह का सवाल किया हो, आपको जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि आज के समय में सबसे पहले हमारे एनपीएस के जो बच्चे हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। गुमराह ऐसे कि आपको मालूम होगा कि कोई भी कानून पास कैसे होता है। दोनों सदन में पहले पास होता है और दोनों सदन में बिल जाता है, वहाँ से दोनों सदन में पास होने के बाद वो हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं, तब जाके वो कानून बनता है। लेकिन आज युवा वर्ग ये जान रहा है कि यूनियन की वजह से एनपीएस आया। ये क्रांति है
गलत है। हमारे जो पूर्वज हैं ARF के महामंत्री, उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। आप लोग का कर्तव्य बनता है कि इनको पढ़े लिखे युवाओं को जागृत करें और बताएं ये भ्रांति, यूनियन के खिलाफ भ्रांति फैलाई जा रही है। उनको धन्यवाद सर, आपने हमारी गलतफहमी को दूर किया है। हमने ये भी सुना है साहब कि NPS के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति के अंदर ट्रेड यूनियन के लोग भी शामिल थे। अरे ये गलत सुना है आप लोगों ने भाइयों। आप पढ़े लिखे लोग इस तरह से कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं। जैसे साहब ने बताया तो कोई भी कानून बनता है तो पार्लियामेंट में बनता है ना, उसके बाद ही राष्ट्रपति के स्पीकर होते हैं, तब वो अमल में आता है। यूनियन तो इसके लिए संघर्ष कर रही थी इसके विरोध में, कई बार धरना भी दिए थे। आप देखिए 2004 से NPS लागू हो गया, उसके बाद आप लोगों की भर्तियाँ शुरू हुई। आपने वो देखा ही नहीं थी तो कितना संघर्ष चल रहा था। जब आपका पैसा कटने लग गया, 10% पैसा कट रहा है, पैसा कट के कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। इसके लिए यूनियन संघर्ष कर रही थी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन संघर्ष करती रही, तब जाकर के सरकार जारी के आ रही पैसे का करेंगे क्या। तो जबरदस्ती एक बिल लेके आ गई यूनियन को समझाने के लिए कि हम जो है ना PFRDA एक बिल लेके आते हैं और हम उससे करेंगे। उसका भी विरोध यूनियन ने किया था, उसके लिए भी पार्लियामेंट के बाद धरना दिया था, लेकिन उन्होंने बिल पास कर लिया और समझाने लगे कि नहीं हम सुरक्षित हो जाएगा ये, मगर नहीं मानी यूनियन, वहाँ भी नहीं मानी। उसके बाद में सरकार चुकी, तब वो PRDA बिल पास होने के बाद फिर वहाँ पर एक ट्रस्ट का गठन किया गया। उस ट्रस्ट में हमारे श्रेष्ठ स्वर्गीय कॉमरेड उमरावर फिरोज जी, जो कर्मचारियों के मसीहा थे वो, और सारी ट्रेड यूनियन ने उनके ऊपर जितना विश्वास जताया और पीछे पड़ गए। अरे पूर्वज साहब, ये कर्मचारियों का पैसा जो कट रहा है ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? अब आप नहीं है तो इसकी रक्षा करवा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट में उमराव फिरोज जी के हस्ताक्षर हुए। वो लेकर शायद आपने देखा होगा, वो इसके लिए हुआ था कि आपका जो 10% पैसा कट रहा है वो पैसा सुरक्षित हाथों में रहे, सुरक्षित जगह पे लगाया जाए और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। लेकिन यूनियन यहाँ भी संतुष्ट नहीं है। आज भी NPS को खत्म करने के लिए PFRDA बिल इसके लिए लाए थे कि ये यदि आ गया यूनियन वाले शांत हो जाएंगे और जो NPS लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन हम संतुष्ट नहीं है कि अब ये जो बिल लाने का कारण उनका वही था, लेकिन हमको वो मंजूर नहीं है, हमें सिर्फ OPS मंजूर है। अब जरूरत है आप लोगों के साथ की, अब समय आ गया है आप लोग साथ में खड़े रहो और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर ये सब बात तो ठीक है, लेकिन NPS को हटाने के लिए और OPS को लाने के लिए आज तक यूनियन ने किया क्या है और आगे क्या करने वाले हैं? देखो बेटा, 1 जनवरी 2003 को NPS का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था, 1 जनवरी 2003 को, उसके 1 साल बाद 1 जनवरी 2004 को इसे लागू किया गया था। और आप ही की ये वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 2003-2004 से लगातार इसका विरोध कर रही। आप लोगों ने भी देखा होगा, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड स्तर पे, हर शेड में, हर यूनिट में, हर ऑफिस में, हर जगह हम समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। NPS के खिलाफ हमारी लड़ाई 1 जनवरी 2003 से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि देश की एकमात्र यूनियन है आपकी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, जिसने 3 बार संसद पे धरना किया है। 3 बार संसद पे धरना किया है। पूरे भारतीय रेलवे में से कोई यूनियन नहीं है जिसने संसद में NPS के खिलाफ धरना किया। फिर एक बार ये धरना प्रदर्शन संसद में करने जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी पूरी में हमारा अधिवेशन हुआ था, AGM हुआ था, उसके बाद दाहोद में भी AGM हुआ WRU का, और इसमें भी हमने प्रस्ताव पारित किया है। NPS के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है इसे हम और तेज करेंगे और बहुत ही जल्द ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और जितनी भी यूनियन है पूरे भारतीय रेलवे में फिर से एक बार बहुत ही जल्द फरवरी माह में एक बार और धरना प्रदर्शन करने जाएगी, संसद का घेराव करने जाएगी। और हमें आज इस युवाओं की जरूरत है। एक जमाने में जब 2003-2004 में NPS लागू हुई थी, तब रेलवे में एक भी कर्मचारी NPS का नहीं था, और आज ये हाल है कि देश में भारतीय रेलवे में 12 लाख में से 6 लाख कर्मचारी NPS के हैं। और आज जब ये यूनियन, ये ARF WRU जब धरना प्रदर्शन करने जाएगी, संसद का घेराव करने जाएगी, तो
तो मैं और हमारी पूरी यूनियन, पूरा रेलवे परिवार आपसे चाहता है कि आप लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ दिल्ली चले और इस एनपीएस का कड़ा विरोध करें। तो अगर ऐसी ही बात है तो आज हर युवा आपके साथ है। वेस्ट रेलवे को यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेस्ट रेलवे को यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डब्ल्यूआरयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, go back, go back, एनपीएस गो बैक, go back, go back, एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों।